नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर के साथ हाजिरों में रुमाना इसार खान। खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। और आइए शुरुआत करेंगे इस शो की 4 बड़ी खबरों से। हमारे साथ होंगे राजन सिंह। राजन हमें बताएंगे दाऊद इब्राहिम पर सरकार का यू टर्न। संसद में कहा कि दाऊद कहां है नहीं मालूम, अब कहा पाकिस्तान में ही है दाऊद। हमारे साथ होंगी विनीता यादव। विनीता के साथ देखेंगे आरोपों के घेरे में फंसे विश्वास का मीडिया पर अभद्र बयान। बचाव में उतरे केजरीवाल का भी मीडिया पर ही हमला। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह भी हमारे साथ होंगी और सरोज सिंह हमें बताएंगी कुमार विश्वास पर आरोप को लेकर दिल्ली महिला आयोग में फूट। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खुलेआम आयोग की सदस्य जूही खान ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताकर इस्तीफा दे दिया। और हमारे साथ होंगे एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत। उमेश हमें बताएंगे कल आने वाले हिट एंड रन के फैसले से पहले आज मुंबई पहुंच चुके हैं सलमान खान। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। और आज की बड़ी खबर राजनीति की दुनिया से है। आम आदमी पार्टी के संगठन में भारी फेरबदल हुए हैं। पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी ने कई फैसले लिए हैं। दिलीप पांडे को दिल्ली का संयोजक बनाया गया है। संजय सिंह को यूपी, पंजाब और हिमाचल का प्रभार दिया गया है। कुमार विश्वास को फंड और प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। आशुतोष को कोऑर्डिनेशन और राष्ट्रीय संयोजक के दफ्तर को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये वो बड़े फेरबदल जो आम आदमी पार्टी में किए गए हैं। पीएसी की बैठक जिसमें ये फैसले लिए गए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार से गायब हो गया है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि गृह राज्य मंत्री हरिभाई परसीभाई चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि दाऊद इब्राहिम कहां है। फिलहाल इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। गृह राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी ने यह जवाब बीजेपी सांसद नित्यानंद राय के एक सवाल पर दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में आरोपी है और उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी उसके खिलाफ स्पेशल नोटिस जारी कर रखा है। अब तक ये पता नहीं चल सका है कि वो कहां है। जैसे ही पता चलेगा कि दाऊद इब्राहिम कहां है, उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भारत सरकार लंबे अरसे से कहती रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा है। यहां तक कि उसे भारत को सौंपने के लिए पाकिस्तान को डोजियर सौंपे जाने के दावे भी किए जाते रहे हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय का यह बयान वाकई हैरान करने वाला है। दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के बयान पर बरसे विपक्षी नेता मोदी सरकार पर लगाया नाकामी का आरोप। अब यहाँ 1 साल होने जा रहा, ना दाऊद आए ना इब्राहिम आए। अब कहते हैं हमें पता ही नहीं कहाँ है। तो ये वही मैं कह रहा हूँ, एक भी वादा तो उन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ लोगों से वोट ले लिए, वादा एक भी पूरा नहीं किया। सरकार चुनाव के दौरान किए गए अपने हर वादे से मुकर रही। उन्होंने कहा था कि हमारे हाथ में सत्ता दो, 24 घंटे में दाऊद इब्राहिम आएंगे। पहले दाऊद इब्राहिम की पहचान थी, अब पहचान नहीं है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात और ये आपको बताता है कि सरकार की कार्यकुशलता कैसी है। मोदी सरकार की तरफ से संसद में ये बयान दिया गया था कि दाऊद इब्राहिम के छिपने के ठिकाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है, जबकि इस बारे में अब तक भारत सरकार ये कहती रही है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही छिपा है। विपक्ष के चौतरफा हमले से घबराई सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने गृह सचिव से जवाब तैयार करने वाले विभाग से सफाई मांगने के आदेश दिए। सफाई उस विभाग से मांगी गई है जिसने वो जवाब तैयार किया था जिसे गृह राज्य मंत्री ने आज सदन में पढ़ा था। सूत्रों के मुताबिक सरकार का रुख साफ है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। Government's consistent stand is that he is in Pakistan and Government of India has been providing information to Pakistan about his whereabouts and Pakistani agencies are not cooperating with Indian government. That is well known to everybody. लेकिन अब विवाद बढ़ने पर सरकार बुधवार को संसद में इस मुद्दे पर सफाई भी दे सकती है। सरकार का कहना है कि प्रत्यर्पण से जुड़े सवाल पर यह जवाब दिया गया और यही जवाब यूपीए सरकार ने 7 मई 2013 को दिया था। लेकिन सरकार के लिए किरकिरी वाली बात यह है कि जब वो पहले से दावे करते आई थी कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, फिर संसद में इस तरह का जवाब कैसे दे दिया गया? आप नेता कुमार विश्वास पर लगे आरोपों को लेकर दिल्ली महिला आयोग में फूट।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली महिला आयोग की सदस्य जूही खान ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए दिया इस्तीफा। It is a politically motivated conspiracy against Mr. Kumar. दिल्ली महिला आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह ड्रामा होगा, इसका अंदाजा किसी को न था। दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन बरखा शुक्ला सिंह ने अपनी बगल में बैठी आयोग की सदस्य जूही खान को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो रुकी नहीं। इधर जूही खान की बयानबाजी जारी थी, उधर बरखा सिंह मीडिया कर्मियों को कहती नजर आ रही थी कि जूही आम आदमी पार्टी की सदस्य है। बरखा सिंह के आरोपों पर जूही खान ने दिल्ली महिला आयोग की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गई। जूही खान है जो कि यहाँ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के निकल रहे हैं। आपको बता दें कि हुआ क्या था, जूही खान उस वक्त बरखा शुक्ला सिंह के बराबर में बैठी थी जब बरखा शुक्ला सिंह कुमार विश्वास को लेकर जो पूरी मामला था उसको लेकर पीसी कर रही थी। तभी जैसे उन्होंने अपना जो है संबोधन कंक्लूड किया, पीसी कंक्लूड की, तभी जूही खान बीच में जो है बोलती है और उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास जो है ये पूरी तरह से बेकसूर है और ये जो पूरा मामला है उनको लेकर ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है। मैं बीसीडब्ल्यू के सेक्शन का पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस को यहाँ बुलाने का विरोध करती हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आपको लगता है पूरा केस कुमार विश्वास के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड? या एग्जैक्टली। आप कैसे कह सकते हैं इसको पूरा? कह सकते हैं। दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश नहीं होंगे आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास, कहा नहीं मिला नोटिस, मीडिया को भी दी नसीहत। कोई नोटिस नहीं मिला अभी तक। क्लैरिफाई करेंगे वो लड़की का जो बारे में बात है, आप क्लैरिफाई करेंगे कि आप लोग इस तरह के संबंध क्यों चला रहे, किसी ने आरोप लगाया क्या? नहीं, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बहन बेटियां हैं या नहीं, आप लड़कियां हैं कि नहीं, आप महिलाएं हैं? 1 महीना पहले उस बच्ची ने रिपोर्ट की है और वो ट्रॉल्स आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, किसी का भी फोटो पोस्ट करते हैं, 4 आदमियों के फोन नंबर सहित उसने रिपोर्ट लिखवाई है। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी डर्टी माइंड डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले वो किसी का फोटो पोस्ट करेगा, उसके बाद कोई उन्हें पकड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नाकारा रहेगी और उसके बाद आप दिन भर खबर चलाएंगे, तो आपको ना तो खबर मिल पाएगी ना उस लड़की को न्याय मिल पाएगा। आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने दिल्ली महिला आयोग से शिकायत की है कि उसका नाम आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के साथ जोड़कर झूठा दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है और इस पूरे मामले पर उन्होंने कुमार विश्वास से स्पष्टीकरण की मांग की है। महिला से संबंध को लेकर विवादों में घिरे कुमार विश्वास ने पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी की, तो वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। कुमार विश्वास को लेकर विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने मीडिया पर निशाना साधा। दिल्ली में जब केजरीवाल से विश्वास पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब हम सिर्फ सरकार के कामकाज पर जवाब देंगे और आरोपों पर चुप रहेंगे। कल जिस तरह से कुमार विश्वास के पूरे परिवार को लाके कटघरे में खड़ा कर दिया गया, मुझे लगता है वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। हमारी सरकार के बारे में आपको प्रश्न पूछने हैं, हम जवाब देंगे। हमारे काम के बारे में प्रश्न पूछने हैं, हम जवाब देंगे। लेकिन ये जो घिनौनी हरकतें चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से, इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू में भी अरविंद केजरीवाल ने पूरा ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि मीडिया ने उन्हें बदनाम करने की सुपारी ली हुई है। दिल्ली में कुमार विश्वास के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल के घर का किया घेराव। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करती ये महिलाएं बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं जो सीएम केजरीवाल के घर का घेराव करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें काफी पहले ही रोक लिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल और कुमार विश्वास का पुतला भी जलाया। बीजेपी के इस प्रदर्शन की अगुवाई दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी ने की। बीजेपी की मांग थी केजरीवाल कुमार विश्वास के अवैध संबंधों की अफवाह मामले में उनसे जवाब तलब करें और सार्वजनिक तौर पर सफाई देने के लिए कहें। तो मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इंसाफ दिलाएं, उनके परिवार को बुलाएं और स्पष्टीकरण लें कुमार विश्वास से। कुमार विश्वास को लेकर इस वक्त दिल्ली की सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी अफवाह विवाद के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है, तो वहीं बीजेपी महिला सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है।
दिल्ली के तिलक नगर से आम आदमी पार्टी विधायक जर्नैल सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल नहीं लगी रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने जर्नैल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। आज हमने सुबह कोर्ट में ये बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी। ये 10:30 पौने 11 के करीब ये इसकी कॉपी भी पुलिस को दे दी गई और उनको बता भी दिया गया कि आज ही लगी हुई है। वे कमिश्नर साहब को या पुलिस को ये मालूम था कि ये एप्लीकेशन आज ही दोपहर के बाद कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगी। तो अब ये कैसा ऐसा मौका था कमिश्नर साहब के लिए ये बात कहने का कि बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, वो फरार हैं, वो भगौड़ा हैं। 12 बजे के करीब उन्होंने इसके बाद ये कहा, तो ये अच्छी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस को कल होने वाली सुनवाई के दौरान अदालत में अपना पक्ष रखना होगा, जिसके आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगी कि इस मामले में जर्नैल सिंह को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। तो आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सलमान खान की, जिनके हिट एंड रन केस में कल फैसला आना है और सलमान कश्मीर में शूटिंग छोड़कर मुंबई पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में शूटिंग छोड़ वापस मुंबई लौट आया है सुपरस्टार सलमान खान। बुधवार को सलमान खान के 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में फैसला आने वाला है। मुंबई एयरपोर्ट की ये तस्वीरें तब की है जब सलमान कश्मीर से शूटिंग करके लौटे थे। इसी साल ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कश्मीर में चल रही थी। हिट एंड रन केस में बुधवार को फैसला होना है और उससे पहले सलमान मुंबई लौट आए। कोर्ट ने बुधवार सुबह 11:15 बजे सलमान को पेश होने के लिए समन दे रखा है। मुंबई एयरपोर्ट से सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक सलमान की कार वही ड्राइवर अशोक चला रहे थे जिन्होंने दावा किया है कि 13 साल पहले हादसे के वक्त सलमान नहीं, वो खुद कार चला रहे थे। बांद्रा इलाके में सलमान की कार से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई थी। अदालत में सलमान ने कहा था कि वो हादसे के वक्त कार नहीं चला रहे थे। अब सलमान और उनके करोड़ों फैंस को फैसले का इंतजार है। पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा से पहले पूरे बस्तर इलाके में बढ़ा नक्सली हमले का खतरा। देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी आईबी ने दी चेतावनी। आईबी ने चेतावनी दी है कि पीएम मोदी की 9 मई की दंतेवाड़ा यात्रा से पहले पूरे बस्तर इलाके में नक्सली हमले तेज हो सकते हैं। नक्सली संगठन पीएम मोदी के दंतेवाड़ा के दौरे में खलल डालना चाहते हैं, जिसके चलते वो सुरक्षा बलों, सरकारी दफ्तरों और स्कूलों पर हमले कर सकते हैं। इस चेतावनी के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को अलर्ट भेजा है। इलाके में तैनात सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे सुरक्षा बलों को भी ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों से भी सतर्कता बरतने और अपनी सीमाओं से सटे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। गृह मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा बलों से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने को कहा गया है, जिससे वो कोई बड़ा हमला न कर सके। माओवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के विरोध का ऐलान किया है। 9 मई को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। पीएम मोदी की दंतेवाड़ा के जवांगा में होने वाली रैली के खिलाफ माओवादियों ने चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। माओवादियों ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके पीएम मोदी और छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के पुतले जलाने का ऐलान भी किया है। माओवादियों ने प्रेस रिलीज में दावा किया है कि वो राज्य के आदिवासियों, किसानों और जल, जंगल, जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पीएम मोदी की दंतेवाड़ा यात्रा का मकसद राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को देशी विदेशी कंपनियों के हवाले करना है। दंतेवाड़ा माओवादियों का गढ़ माना जाता है, लिहाजा पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर दंतेवाड़ा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 14 मई को 3 देशों के दौरे पर निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 दिनों में चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई से 16 मई तक चीन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजिंग, शंघाई और शांक्षी प्रांत की राजधानी जियान भी जाएंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी चीन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने के साथ ही सांस्कृतिक और व्यावसायिक समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो चीन में भारतीय समुदाय की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 17 मई को प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया का दौरा करेंगे। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली मंगोलिया यात्रा होगी। मंगोलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी 18-19 मई को दक्षिण कोरिया में होंगे। दक्षिण कोरिया में सियोल में प्रधानमंत्री मोदी वहां के शीर्ष नेताओं और प्रमुख कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। मोंगा बस कांड पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, विपक्ष ने की चर्चा की मांग। सुबह जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा में कांग्रेस ने मोंगा कांड में शामिल बस मालिकों पर केस दर्ज करने की मांग की। जब तक कंपनी के मालिकों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो केस अधूरा रहता है।
राज्यसभा में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और मायावती ने भी मोंगा का मुद्दा उठाया। हमारी खास तौर से बहन बेटियां हैं, तो उनकी जान माल वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऐसी स्थिति में जब सरकार उनको अभी न्याय नहीं दे पा रही है, सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में जवाब दिया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। श्रीनगर में कांग्रेस रैली पर पथराव, मुफ्ती सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस। कश्मीर में सचिवालय का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मैसूमा इलाके में पत्थर फेंके गए। मैसूमा इलाका अलगाववादी नेता यासीन मलिक का गढ़ माना जाता है। पुलिस ने सचिवालय की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को मैसूमा इलाके में रोक दिया था। इसी दौरान सामने से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सरकार पर सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। वोट के टाइम पर कुछ दिखाया और सरकार में बैठने के लिए कुछ लेकर आ रहा है। पूरे सेक्रेटरीट पर भारतीय जनता पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के इसी जमात को आज वो वेलकम के साथ श्रीनगर के सेक्रेटरीट में ला रहा है। दालें महंगी होने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोटी सब्जी खाकर ही काम चला लेंगे तो ये भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सब्जियां थोक मंडी में तो सस्ती हैं, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते ये 50% महंगी होती जा रही हैं। एसोचैम के एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक सब्जियों के रेट थोक मार्केट में तो पिछले साल के मुकाबले गिरे हैं, लेकिन लोगों को सब्जियां मिल पिछले साल से भी महंगे दामों पर रही हैं। प्याज की कीमतें पिछले साल से 32% कम हुई हैं, लेकिन लोगों को मिल रहा है करीब 29% ज़्यादा कीमत पर। टमाटर पिछले साल से 11% सस्ता हुआ है, लेकिन मिल रहा है 10% ज़्यादा कीमत पर। भिंडी भी पिछले साल से थोक मंडी में 11% सस्ती हुई है, लेकिन मिल रही है 11% ज़्यादा कीमत पर। यही हाल और भी सब्जियों का है। जाहिर है सप्लाई चेन की कमी का फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं और सब्जी सस्ती होने के बावजूद महंगी मिल रही है। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को आज भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। ये मिसाइल सिस्टम है, ये मिसाइल नहीं है खाली, पूरा इसका मिसाइल हथियार प्रणाली है ये, और इसमें लॉन्चर्स है, इसके रडार स्टेशंस हैं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, और सबसे खास बात इसकी ये है कि अभी इसकी 2 रेजिमेंट तैयार की जाएंगी भारतीय सेना में। एक जो रेजिमेंट होगी वो पाकिस्तान सेना के पर तैनात की जाएगी और दूसरी तैनात की जाएगी चीन सीमा पर। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो इसलिए है क्योंकि ये मोबाइल है, ये लॉन्चर जो है ट्रक पर लॉन्च किया गया है और इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। आकाश जो मिसाइल सिस्टम था एयरफोर्स में 2012 से ही था, लेकिन अब भारतीय सेना में भी शामिल किया गया है और इसीलिए बनाया गया है कि कोई हमारी जो हवाई स्पेस है, जो हमारा जो वायु क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र है, उसमें कोई दुश्मन का जो कोई एयरक्राफ्ट है, यूएवी है, हेलीकॉप्टर जो है वो घुसपैठ ना कर सके। लोगों में अंगदान को बढ़ावा देने और इसको लेकर फैले अंधविश्वास को खत्म करने के मकसद से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने की है पहल। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर से अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के मकसद से एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और धर्मगुरु भी जुटे। मकसद था अंगदान के प्रति लोगों के अंधविश्वास मिटाना। इस धर्म के अंदर ऑर्गन डोनेशन के ऊपर कोई बैन नहीं है। हमारा शरीर खाक ही हो जाना है, 5 तत्वों में मिल ही जाना है, इससे अच्छा है कि हम उसको दान करके जाएं और कोई उसे यूज कर सके। अगर आप भी अंगदान करना चाहते हैं तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी NOTTO की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना के नाम पर रखा गया है ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस विलियम की दूसरी संतान का नाम। रविवार को हुआ है नन्ही राजकुमारी का जन्म। ब्रिटेन के शाही परिवार में जन्मी नन्ही राजकुमारी का नामकरण हो गया है। प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन ने अपनी इस बिटिया को शार्लेट एलिजाबेथ डायना नाम दिया है। शार्लेट को हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस शार्लेट ऑफ कैम्ब्रिज कहा जाएगा। नन्ही राजकुमारी के नाम में उसकी दादी प्रिंसेस डायना का नाम जोड़े जाने की चर्चा तो पहले से ही थी, लेकिन शाही जोड़े ने उसमें प्रिंस चार्ल्स और महारानी एलिजाबेथ का नाम भी जोड़कर सबको चौंका दिया। प्रिंस चार्ल्स की पत्नी प्रिंसेस डायना अपनी आकर्षक शख्सियत के कारण ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय थी। 1997 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी।
24 घंटे 24 रिपोर्टर देख रहे थे आप। रात 12 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी और जिन खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, दाऊद पर जवाब तैयार करने वाले की जांच होगी, सरकार की तरफ से कहा गया है। सलमान खान की सजा पर ऐलान होगा कल और साथ ही जर्नैल सिंह की जमानत पर भी सुनवाई होनी है कल।